अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके जी, हम कह रहे थे एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स और उसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था और हमने पहली ड्रग विच इज़ क्लोरोक्वीन वो कर ली थी। अच्छा, अब उसके बाद अब हम अगली ड्रग करेंगे जो नंबर 2 पे है विच इज़ आर्टिसोनेट। अच्छा, ये जो ड्रग्स है ना, इसमें मैंने आपको बताया था क्लोरोक्वीन तो थोड़ी माइल्ड सी ड्रग है। माइल्ड से मुराद ये है कि आप वो फैल्सिपैरम मलेरिया में नहीं दे सकते, इसके अलावा जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनमें भी नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास आती है ना एक और ड्रग, स्ट्रॉन्ग जो ड्रग है वो है क्विनीन। आप फैल्सिपैरम मलेरिया में ना क्विनीन देते हैं, ऑल्दो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन ये भी जो है मतलब एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है। अगर आपका जो होता है ना प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम वाला मलेरिया, उसमें आप क्विनीन देते हो। अभी इसको भी हम डिटेल में करेंगे। बताने का मकसद ये था मेरा कि अभी मैं आपको आर्टिसोनेट जो पढ़ाने लगी हूँ ये बहुत ही ना अच्छी ड्रग है। अच्छी ड्रग इस हिसाब से है कि ये आप रेजिस्टेंट केसेस में भी दे सकते हो, इवन जो क्विनीन से रेजिस्ट कर जाता है ना मलेरिया, क्योंकि आप खुद को अभी आपको बता रही कि क्विनीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैल्सिपैरम मलेरिया में हम देते होते हैं और ये एक्टिव हो जाती है। लेकिन वो मलेरिया जो क्विनीन से भी रेजिस्टेंस जिसमें आ जाती है उसमें हम ये आर्टिसोनेट देते हैं। मतलब ये इतनी अच्छी ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कि मैं आपको जब ओवरऑल बताऊंगी कि कौन से में कौन सी देते हैं तो तब मैं आपको डिटेल में साथ बता दूंगी कि आर्टिसोनेट किस ब्रांड नेम के साथ आती है जो हम ज़्यादातर देते होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ड्रग है। तो आर्टिसोनेट जो है बेसिकली काम इसका क्या है, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में जिस तरह बताया कि प्लाज्मोडियम का होता है एक अदद फूड वैक्यूल जिसके बहुत सारे काम है, जिसने हीमोग्लोबिन की भी ब्रेक डाउन करानी है, जिसने और भी काम करने हैं। इस फूड वैक्यूल का पिछले वाले में तो हमने ये पढ़ा था ना कि क्लोरोक्वीन ये करती है कि फूड वैक्यूल में हीम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा देती है जिसकी वजह से वो डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। अब जो आर्टिसोनेट है ना ये करती है कि फूड वैक्यूल में जाती है अपने प्लाज्मोडिया के और उसके अंदर जाके ना फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। आर्टिसोनेट जाएगी इसके अंदर, इसके फूड वैक्यूल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर और जाके फ्री रेडिकल्स बनाएगी। आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स जो भी होते हैं वो दे आर टॉक्सिक फॉर द एनी इन्वायरमेंट। फ्री रेडिकल्स किसी भी इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक ही होते हैं मोस्ट कॉमनली। तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर जाके फ्री रेडिकल्स बनने लग जाएंगे और वो इतने ज्यादा होंगे कि फूड वैक्यूल उन सारे फ्री रेडिकल्स को खत्म नहीं कर पाता, तो वो टॉक्सिसिटी होती है हमारे प्लाज्मोडिया के लिए और प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये इसका पूछते होते हैं एससीक्यू में कभी कभी आता है। उसके अलावा जो आर्टिसोनेट है उसका मैंने आपको बताया कि फायदा बहुत ज्यादा जो क्लिनिकल यूज है वो ये है कि ये क्विनीन के रेजिस्टेंट केसेस में भी दिया जा सकता है, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट केसेस में, फैल्सिपैरम मलेरिया में। लेकिन आपके जो बहुत हद के खराब केसेस होते हैं उसमें भी हम आर्टिसोनेट दे सकते हैं और दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा दूसरा ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। मतलब बाकी आप देखेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स में मैंने आपको क्लोरोक्वीन बताई थी उसके भी सीएनएस पे भी साइड इफेक्ट्स थे, सीवीएस पे भी साइड इफेक्ट्स थे। हालांकि आर्टिसोनेट की जो ड्रग है इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। सिंपल सा नॉजी वॉमिटिंग टाइप हो जाता है जो कि इतना हार्श नहीं होता, इसलिए काफ़ी अच्छी ड्रग है। फिर हम बात करते हैं क्विनीन की। तो क्विनीन जो ड्रग है हमारे पास ये ड्रग अच्छी है और इसका अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करूँ तो ये आराम से ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर में, थोड़ी उसके बाद किडनी में एक्सक्रीट हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अगर बहुत सिवियर फॉर्म है हमें इंट्रावीनस देनी है तो दी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली ओरली देते हैं। मैकेनिज्म इसका एक्शन ये है कि ये सिंपली आप समझ लें कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना उसको स्टॉप कर देगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वायरस भी है इवन, तो जब तक उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तब तक वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज ना बढ़ा सकते ना वो जिंदा रह सकते, क्योंकि एक सेल तो कभी सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहता ना, वो उसने तो मरना ही मरना है। तो उसके जिंदा रहने के लिए क्या होता है कि उसने अपने बच्चे पैदा करने, और बच्चे कैसे पैदा करेगा, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन ही स्टॉप हो जाएगी तो उसमें हमारे पास सेल रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो क्विनीन जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है। इस वजह से आपका ये आगे जो है वो जाहिर सी बात है सेल के डिवीजन को रोक देती है। डीएनए की रेप्लिकेशन में से स्टॉप इस तरह करती है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है ना उनकी आपस में सेपरेशन ही रोक देती है, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं सबसे पहले डीएनए के, और उसके बाद एक स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बनता है और फिर से ये वाला नया स्ट्रैंड बीच से निकल जाता है और फिर दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो उसमें से स्ट्रैंड सेपरेशन को ये रोक देती है डीएनए के दोनों को, ताकि रेप्लिकेशन ना हो सके। अच्छा, इसका क्लिनिकल यूज क्या है, ये आपके पास जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का मलेरिया होता है, यानी कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो मलेरिया की टाइप है उसमें हम क्विनीन देते होते हैं और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को इमर्ज कर पैरासाइट्स और हर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस
इतनी इमर्ज कर चुका है कि इसमें भी रेजिस्टेंस आ गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर भी ये एक अच्छी ड्रग है एज कम्पेयर टू क्लोरोक्वीन। सिर्फ मसला इसमें क्या है, एक तो ये कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट जो है ना वो हमें टॉक्सिसिटी इसकी तंग करती है। दूसरा ये हमने फिर कोशिश की कि अगर इससे भी रेजिस्टेंस आ रही है तो हम इसे दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दें, तो हम क्विनीन को कॉम्बिनेशन में देते हैं दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ, यानी क्लिंडामाइसिन के साथ दे देते हैं, किसी डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दे देते हैं, तो क्विनीन जो है वो अच्छी ड्रग कंसिडर हो जाती है उस हिसाब से। जो आपके पास क्वेश्चन आता होता है उसमें क्विनीन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा पूछते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्लिनिकल यूज़ पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते क्योंकि वो एक ही जैसे। इसकी जो टॉक्सिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसकी टॉक्सिसिटी का ही आता है। बहुत सिंपल है, आपने याद रखना सबसे पहली चीज़ क्या ये करती है सिनकॉनिज्म, ठीक है। सिनकॉनिज्म में 5 चीज़ें आती हैं, आपका पेट, आपका सर आएगा, आंखें और कान, ठीक है, ब्लड विजन और आपका टिनाइटिस एंड वर्टाइगो। तो इसमें 4 चीज़ें आपने रखनी है, पेट, सर दर्द, आंखें, कान। पेट में जीआईडी डिस्टर्बेंसेस, सर दर्द हेडेक हो जाता है, आंखों में ब्लड विजन है, कानों में टिनाइटिस वर्टाइगो। आपको बता रहे टिनाइटिस वर्टाइगो इनर ईयर के इश्यूज की वजह से होता है। तो आपकी ये चारों चीज़ें आपने याद रखना है, पेट, सर दर्द, आंखें, कान में सिंकोनिज्म हो जाता है, पहला ये इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं, आपको पता है कि G6PD इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि बहुत सारे सेल्स में आप समझ लें कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो हमारे पास आरबीसीज है ना उसमें ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिर्फ G6PD पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब वो उसके सप्लाई वगैरह के लिए। तो जो लोग इस एंजाइम है ना ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, तो जो लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट लोग होते हैं ना उन लोगों में रेड ब्लड सेल्स का हेमोलिसिस जल्दी होने का खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उन्हें जरा सा भी कोई चीज़ आके उनके आरबीसीज को इफेक्ट करे ना तो फौरी तौर पे आरबीसीज की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है क्योंकि आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, वैसे ही नहीं होता, नेचुरली नहीं होता, और G6PD डेफिशिएंट लोगों में ये इंजाइम भी नहीं होता, तो फिर उनमें आरबीसीज का जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो G6PD डेफिशिएंट लोगों में ना ये बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस करते हैं आरबीसी, मतलब ब्लड, जाहिर सी बात है कि हेमोलिसिस जो है ब्लड में जब आरबीसीज का होगा तो हम ये कहते हैं कि खून की कमी हो जाती है और उसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। तो ये ब्लैक वाटर फीवर कर देता है, ये भी एक इसका बड़ा बुरा साइड इफेक्ट है। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि ये कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी करता है। तो 3 तो ये हो गया, सिंकोनिज्म हो गया, हेमोलिसिस और ब्लैक वाटर फीवर हो गया, कार्डियोटॉक्सिक हो गया, फिर प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस वजह से क्विनीन की जो टॉक्सिसिटी है ना इसकी वजह से ये ज़्यादा हमें पसंद नहीं है ड्रग, वरना इसमें कोई मसला नहीं था। अगली ड्रग है मेफ्लोक्वीन। मेफ्लोक्वीन जो आपकी ड्रग है ये मोस्ट कॉमनली ना प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। जब कोई भी बंदा किसी ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहा होता है जहाँ पर हमें पता है कि मलेरिया बहुत इंडेमिक है, जहाँ मलेरिया हमेशा रहता है, मतलब ज़रा हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, एनोफिलिस की वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को हम प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के लिए ना आर्टिसोनेट कभी भी नहीं देना, याद रखना है आर्टिसोनेट आप बहुत जगह पर देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा, ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस ये आर्टिसोनेट अकेला नहीं होता बल्कि इन कॉम्बिनेशन विद अमायोडाक्विन होता है। तो जो आर्टिसोनेट है ना ये कभी भी आपने प्रोफाइलैक्सिस में नहीं देना, इस वजह से क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है। जब हम प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी किसी को देते हैं ना तो हमने उसको थोड़ी ऐसी चीज़ देनी थी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करे, क्योंकि सारे पेशेंट को मसला नहीं होता ना उस टाइम, तो वो दवाई लेने से वैसे ही ज़रा कम ध्यान देते हैं, तो हमें उस पेशेंट को ऐसी दवाई देनी होती है जो कि ज़रा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दे। तो आर्टिसोनेट की हाफ लाइफ बहुत छोटी होने की वजह से इसकी मल्टीपल डोजिंग रिक्वायर्ड होती है, 1 to 3 आवर्स है इसकी हाफ लाइफ, इसलिए आर्टिसोनेट को कभी भी प्रोफाइलैक्सिस में नहीं देना। और ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्विनीन प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी में इसलिए नहीं हम देते, मैंने बताया क्विनीन को हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, वरना इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन साइड इफेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं। मेफ्लोक्वीन जो है ना ये प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए अच्छी है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है और इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो जो लोग किसी मलेरिया इंडेमिक एरिया में ट्रेवल कर रहे होते हैं इन्हें मेफ्लोक्वीन देते हैं। इसका सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं क्लिनिकल यूज़ है वो यही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, अभी कोई खास इसके बारे में रिसर्च नहीं की, मतलब हो रही होगी डेफिनेटली, लेकिन हमारी बुक्स अभी कहती हैं कि अननोन है, तो इस वजह से हमें आसानी है क्योंकि वी डू नॉट नो के व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये जो है ओरली ज़्यादातर देते हैं क्योंकि ये अगर IV दो तो इसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया भी है और कुछ ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स और सीजर्स यानी ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, थोड़ा बहुत हार्ट पे भी कर सकता है, लेकिन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जिससे ज़्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी बेटर देन क्विनीन, ठीक है, क्विनीन से बेहतर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ड्रग आएगी दैट इज़ प्राइमाक्विन। अच्छा, जो प्राइमाक्विन है ना आपकी ये बहुत सिंपल सी ड्रग है, इसके बारे में और कोई सवाल कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना आपने कि ये टिश्यू शेजोंटिसाइड है। अभी तक हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी है, हमने क्लोरोक्विन पढ़ी है, मेफ्लोक्विन पढ़ी है, क्विनीन पढ़ी है और आर्टिसोनेट पढ़ी है, सारी की सारी थी
ब्लड शेजोंटिसाइड्स, लेकिन ये जो प्राइमाक्विन है ये है आपकी टिश्यू शेजोंटिसाइड, यानी कि आपका जो लिवर सेल्स हैं उसके अंदर जो आपका प्लाज्मोडियम होता है उसको रिमूव करती है प्राइमाक्विन। तो आपने याद रखना है इसके बारे में सिर्फ एक बात कि जब भी आपके पास सिनेरियो आए और सिनेरियो में आपको बताया हुआ उनने कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल की टाइप है जिसने इन्फेक्शन कॉज की है, तो चाहे आपने प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देने का पूछे आपसे या आपसे ड्रग ऑफ चॉइस का पूछें, आपने एक ब्लड शेजोंटिसाइड ऐड करना है जो भी सूटेबल होगा, साथ आपने प्राइमाक्विन लाजमी देनी है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आप ब्लड शेजोंटिसाइड में ना ये आर्टिसोनेट का कॉम्बिनेशन देते हैं या फिर अभी आगे आपको पढ़ूंगी मेलारॉन देते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपके स्टेज पे एक वो आपको बता रहे हैं कि नॉन फैल्सिपेरम नॉन रेजिस्टेंट मलेरिया है और वो जो है वो नॉन फैल्सिपेरम नॉन रेजिस्टेंट है और उसके साथ साथ आपने बता रहे हैं आपको कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल की टाइप है, तो फिर आपने क्या करना है कि वो आपसे पूछें कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस इस केस में आपने बनानी है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्यों बनानी है? क्योंकि ना वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है और ना ही वो रेजिस्टेंट है, तो क्लोरोक्वीन इज बेस्ट क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम है। एक तो आपने ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्वीन बनानी है और साथ आपने लाजमी प्राइमाक्विन ऐड करनी है क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल में से एक है। तो वाइवेक्स या ओवेल के लिए आपने चाहे प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देनी है, यानी कि बंदा किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ वाइवेक्स ओवेल है, या आपने ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है वाइवेक्स ओवेल के लिए, तो आपने एक ब्लड शेजोंटिसाइड ऐड करना है, साथ प्राइमाक्विन ऐड करना है। बस प्राइमाक्विन यही इस्तेमाल है किसका आता है कि इट इज आर टिश्यू शेजोंटिसाइड, ये बात जहन में बिठा लेंगे। इसके अलावा इसमें तो कोई और बात नहीं पूछेंगे। क्लिनिकल यूज भी इसका टिश्यू शेजोंटिसाइड ही है। अलॉन्ग विद द ब्लड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सेल ऑक्सीडेशन करा देती है, मतलब ये ऐसे रेडॉक्स रिएक्शंस करती है कि सेल के अंदर जाके ऑक्सीडेशन का साइकिल एक्टिवेट करा देती है, उससे सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। और लिवर में और टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके हैं वो जीआई डिस्टर्बेंसेस है, नोजिया है, थोड़ा बहुत ये इचिंग वगैरह कॉज करती है, प्लूराइटिस, लेकिन कुछ भी नहीं कभी भी पूछा जाता ज्यादा। इसमें से सिर्फ एक बात याद रखने की, टिश्यू शेजोंटिसाइड, और हमेशा आपने वाइवेक्स ओवेल की बात जहां भी आएगी वहां पर साथ प्राइमाक्विन ऐड करना है, लेकिन कभी भी अकेला नहीं देते। कभी भी वाइवेक्स ओवेल में अकेला प्राइमाक्विन नहीं कुछ कर सकता, साथ ब्लड शेजोंटिसाइड लाजमी देना, ठीक हो गया। बाकी अगले पार्ट में करते हैं, तब कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।